हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में देखा था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम रह गए थे और फिर मैंने बोला था कि कुछ इसका और आगे का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आ जाइए, आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर में शायद ये क्वेश्चन किया था हमने, P1 P2 था तो उसका बोल रहा था कि मूवेबल है और ये कंडक्टिंग नेचर का था तो उसके चलते टेम्परेचर निकालना था कुछ। ये क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि इसके बाद में बताऊंगा। इसमें क्या कर रहा है कि द फिगर जैसा आपको यहाँ पे शोन है कि वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल इज सेपरेटेड बाय द टू पार्ट बाय द फ्रिक्शनल पिस्टन फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द वेसल। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 90 सेंटीमीटर। सो पिस्टन डिवाइड इनटू द सिलेंडर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो ये 5:4 के रेशियो में है, तो ये 90 सेंटीमीटर तो ऐसे ही पता चल गया कि 50 सेंटीमीटर है और यहाँ से आपका 40 सेंटीमीटर है, ऐसा हो रहा होगा। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर in the ratio 5:4. Each of the two parts of the vessel contain 0.1 mole an ideal gas. ठीक है, the temperature of the gas is 300 Kelvin each part. Calculate the mass of the piston. अच्छा, और ये पिस्टन जो है कुछ यहाँ पर हवा में है। ये पिस्टन तो हवा में कैसे होगा? यहाँ से ये वाला कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और ये कुछ इधर से एक्सर्ट कर रहा होगा। से यहाँ से P2 कह लीजिए और यहाँ से P1 कह लीजिए और इसका खुद का मास जो होगा mg होगा। क्या ऐसा देखो तो बच्चों, बिल्कुल यही होगा। तो हम यहाँ से लॉज ऑफ मोशन से अगर देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि P2 इक्वल टू P1 प्लस mg, इस तरह का। तो अगर P1 P2 का वैल्यू अगर हमें देखना है तो PV इक्वल टू nRT हम जानते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो गिवन है। तो P1 इक्वल टू, जैसे इसका वॉल्यूम है तो V1 होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा अगर ऊपर वाले को P1 अगर बोलते हैं तो एक कुछ आपका आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो A इंटू L1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.1, R का वैल्यू R है और T रख लीजिए या nRT ही रख लेते हैं, बाद में इकट्ठे वैल्यू पुट कर देंगे nRT। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर देंगे P2A L2 nRT इसके लिए भी होगा। तो हमें उसमें बताना है कि इसका मास बताओ ना क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ द पिस्टन, m का वैल्यू। तो हम यहाँ से m का वैल्यू ऐसा बोल सकते हैं क्या P2 माइनस P1 ओवर G। तो 1/G को अलग रख लीजिए और P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इज आवर nRT बाई AL1। P2 का वैल्यू nRT बाई AL2। तो nRT बाई AL2 माइनस nRT बाई AL1 ऐसा बोला जा सकता है। और वहाँ से nRT बाई A को कॉमन ले लें और कुछ L2 माइनस L1 की कहानी बनेगा, तो हमें वहाँ से मास का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आज ये सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं था क्या? फ्री टू मूव लेंथ दिस द 90 सेंटीमीटर divide the cylinder into the two ratio. Each part of the vessel is contain 0.1 mole active gas. Temperature is this. Calculate the mass of the piston. तो इसमें एक चीज़ ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर P1 प्लस P2 है तो ये चीज़ अपने आप में थोड़ा गलत नहीं है बच्चों। ये क्या है कि प्रेशर है और यहाँ पर एक फोर्स है तो मस्ट भी तो एक रहना चाहिए ना, A से मल्टीप्लाई। तो ऐसा होगा A टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू A टाइम्स ऑफ देन फोर्स के लिए इम्प्लाइज करेगा। तब वहाँ से जो A इंटू P2 और A इंटू P2, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जब उसका P2 का वैल्यू ऐसे भी रखोगे तो A से, क्योंकि A का रेडीमेड वैल्यू फिर हमें वो वहाँ से रखना पड़ेगा, A P1 इंटू A और P2 इंटू A फोर्स के लिए। तो वहाँ से nRT कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, M का वैल्यू nRT बाई G और यहाँ से अगर रखेंगे तो 1/L2, नीचे वाला था 40 सेंटीमीटर तो 0.4 भी कर सकते हैं और ऊपर था 0.5 ऐसा। N 0.1 था, R का वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर 300, G का वैल्यू 10 है।
यहाँ से अगर 1.4 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 1/4 का मतलब वही होगा ना, और 1/5 का मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है कितना, हाफ, तो ऊपर गया 2, तो यहाँ से आ गया आपका 0.5, तो 0.1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.5 बाई 10, 0 0, एक ये जीरो यहाँ से खा जाएगा, और 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 8.314 का हाफ कितना हो जाएगा, इस 4.515, तो 4.15 इंटू अगर 3 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12.5 ऑलमोस्ट मान लीजिए। तो ये जो बीच में यहाँ पर जो कुछ पिस्टन था उसका मास कितना होगा, कुछ 12.5 kg, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा था और उसके चलते ये बैलेंस हो रहा था, और एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आया। ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया था आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करें कि थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज द सिल्ट एट द बोथ एंड इन द हॉरिजॉन्टली इज द मिडिल ऑफ द 5 सेंटीमीटर कंटेनिंग द मर्करी एज द mercury and the part of the its two sides is containing air at the same pressure P। अगर हॉरिजेंटली है तो, और ठीक है, द मिडल 5 सेंटीमीटर कंटेनिंग मर्करी, मतलब कुछ ऐसा कह रहा है, ये ऐसा है, थिन ट्यूब है और इसके मिडिल में 5 सेंटीमीटर ऐसा है मर्करी, ऐसा। इन द टू कंटेनिंग एयर इज द प्रेशर P व्हेन द ट्यूब इज द हेल्ड एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अब इसको यहाँ से 60 डिग्री वर्टिकल पे ऐसा हेल्ड कर दो, तो इसमें मरकरी वाला पार्ट कुछ ऐसा 5 सेंटीमीटर है। तो हेल्ड करने के बाद ऐसा कह रहा है कि एक में कि व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज अबव एंड बिलो द मरकरी इज द पैलेट्स आर 46 सेंटीमीटर, उसके अबव है 46 सेंटीमीटर एंड बिलो इज 44.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यही बोला है ना। कैलकुलेट द प्रेशर इन द सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे से जब ऐसे कर रहा है तो भाई लेंथ तो उतना ही होगा जब इधर होगा, तो इस समय कितना होगा, अगर एवरेज लेंथ अगर देखें तो हमें कितना मिल जाएगा 44.5 प्लस 46.0 अपॉन 2 90, सो 45.25 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका देखते हैं कि यहाँ पर भी वही रोल होगा बच्चों, जैसे वहाँ पर किया था ना कि यहाँ से अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से कुछ प्रेशर देगा, ये यहाँ से देगा, और mg का जो अपना वेट होगा इसमें वर्टिकल से अगर थीटा है तो इसके अलॉन्ग 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसके अलॉन्ग अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो mg कॉस थीटा आएगा, क्योंकि एंगल ऐसा है, अगर थीटा यहाँ का रहता मतलब 60 डिग्री यहाँ, तो mg साइन 60 होता, अभी वो 90 माइनस हो जाएगा तो कॉस 60 हो जाएगा। तो कहानी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर P2 ले लीजिए, इसको P1 ले लीजिए, सो यू कैन से दैट P2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जो वहाँ पर गलती किया था, ये छोड़ दिया था क्योंकि हमें फोर्स के टर्म में बोलना होता है, इस P1 इंटू ए इक्वल टू mg cos 60। इक्वेशन तो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन इस बार क्या कह दिया है कि मास नहीं निकाल कर, क्योंकि मिडिल में जो 5 सेंटीमीटर है उससे कुछ हो रहा है, और कह रहा कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द मर्करी, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम उसमें P1 P2 का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं क्या, और 5 सेंटीमीटर मर्करी का है तो उसका क्या रोल है वो भी देख सकते हैं। अभी जो वहाँ पर लगाया था कि PV इक्वल टू NRT, ये था ना, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि P1 इंटू L1A इज NRT और P2 L2 इंटू A NRT, ऐसा।
तो एक तो आपके पास वैसे भी ऑन है वो बताने का, ठीक है। तो यहाँ से आप P1 L1 A इक्वल टू NRT और P2 L2 इंटू NRT ऐसा कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है कि इस बार मतलब कि जब हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल किया तो उस समय का उसका प्रेशर तो कुछ ना कुछ हमें है पता, मतलब कि यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उस समय उसका लेंथ कितना था, ये जो निकाला था 44.25 ऐसा। तो ओ पी हमें निकालना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर P1 यहाँ का अगर फर्स्ट वाला अगर होगा या वहाँ से ले लीजिए, P1 इंटू L1 इक्वल टू P0 इंटू L0 इंटू एरिया, मतलब कि ये जो चीज़ आपको आ रहा होगा PV इक्वल टू, मतलब जब हॉरिजॉन्टल था या जब उस केस में ऐसा हुआ तो यहाँ से हम P1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, P0 तो बस खाली कहने को चलो ओरिजिनल ही मान लेते हैं कि वही वाला है, और L0 बाई L1। सिमिलरली हम P2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, P0 L0 बाई L2। तो ये दो चीज़ इस बार इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर पुट किया जाए तो उसमें P0 का वैल्यू आ जाएगा क्या, मतलब यहाँ से इसमें अगर रखा जाए तो P0 अपॉन L2, इसको एरिया वाला पार्ट और इसको ऐसे ही रखे रहिए, तो इसके जगह पे P0 L0 बाई L2, और यहाँ से हम बोल सकते हैं P0 L0 बाई L1 प्लस mg cos थीटा इज mg बाई 2। तो ये इक्वेशन ऐसा निकल कर आ गया, कॉमन ले लेते हैं तो कितना जाएगा, या P0 इक्वल टू यहाँ से ऐसा भेज दे, जैसे करना है वैसे आ सकता है कि mg बाई 2 और इन डिवीजन में L0 को कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई L1 माइनस 1 बाई L2 ऐसा हो जाएगा। और उसको बोल रहा है कि एच रो जी के हाइट के टर्म में बताइए, तो P0 के जगह पर एच रो जी रख दें। तो आइए इसको अब कैलकुलेशन यहाँ पे कर ले, P के जगह पे एच रो जी मास mg अपॉन 2L0 1 बाई L1 माइनस 1 बाई L2। तो G से G ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो G से G कैंसिल हो जाएगा, और मास के जगह पर भी चाहे तो हम उसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ। तो एक एरिया यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक एरिया ये भी छूट गया है, ये था। तो जिसके चलते देखो, तो एच रो जी है और यहाँ से एम जी है, तो एच रो जी और यहाँ से एरिया इंटू लेंथ इंटू रो जी तो पहले ही चला गया है, 2L0 1 बाई L1 माइनस 1 बाई L2। तो यहाँ से आपका अच्छा जी तो पहले से उड़ गया था, और डेंसिटी और हट गया, और एरिया वहाँ का एक छूट गया है, तो एरिया से वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एच का वैल्यू आपका जो निकल कर आएगा वो L अपॉन बाई 2 समथिंग इस तरह का। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू पुट करेंगे आप इन सबों का, L का वैल्यू जैसे 5 सेंटीमीटर और उसका L0 और L1 का जो वैल्यू गिवन है 44.5 और 46.46, और L0 का जो वैल्यू लेकर आए थे 45.25। तो वहाँ से जब आप इसका H का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा 75 पॉइंट समथिंग 4 कह लीजिए सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमें यही निकालना था, जो कि आसानी से यहाँ पर निकाल ली। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज ए कन्फाइंड टू द सिलेंडर बाय द स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 इंटू 10⁻³ अच्छा वहाँ देख लेंगे कि इनिशियल द गैस एट द 300 केल्विन, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है, और इनिशियली एट गैस एट द 300 केल्विन and occupies the volume of 2.4 into 10⁻³ and spring is the, सब गड़बड़ सड़बड़ लिखा हुआ है,
अच्छा डेटा इसको देख चेक करते हैं. एंड स्प्रिंग इज द रिलैक्स स्टेट एंड फिगर द गैस इज हीटेड बाय द स्मॉल हीटर until the piston move out slowly by 0.1 meter. ठीक है. Calculate the final temperature of the gas. The force constant of the spring is 800,000 Newton per meter and the atmospheric pressure is 1 into 10 raised to the power 5. 1 point dot होना चाहिए. And cylinder and the piston are the thermally insulated and the piston and the spring is massless and there is the no friction between the piston and cylinder. Neglect the any heat loss and the heat wire of the heater and the heat is the capacity of the heater is coil. देखो हो क्या रहा है कि यहाँ से जब हीट करेगा तो क्या होगा कि उसका गैस मॉलिक्यूल्स स्पीड पकड़ेगा और कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसमें कुछ पुश होगा. यही बात होगा ना. तो हमें उसके चलते बताना है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा अगर उस तरह से उसमें पुश कर रहा है कि स्लोली बाई द 0.1 मीटर. तो फोर्स जो लग रहा होगा F इक्वल टू KX यही होगा ना. ठीक है, पहले तो कुछ डेटा ठीक कर लिया जाए. देखिए बच्चों, कुछ डेटा को ठीक किया गया. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर अब यहाँ दिख रहा होगा और इसका जो वॉल्यूम है वो दिख रहा होगा. तो मैं आपको वही बोल रहा था कि जब ये हीट करेगा तो उसमें से कितना हो रहा है 0.1 मीटर उससे पुश हो रहा है. तो ज़रूर ना ज़रूर ये प्रेशर कुछ तो एग्जर्ट किया होगा तभी तो उसमें आ जाएगा, है ना. तो इसमें जो ओरिजिनल प्रेशर कितना था P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 10⁵ तो लग ही रहा था प्लस इस पर एग्जर्ट करने के बाद फोर्स बाई एरिया तो KX इंटू A. 10⁵ प्लस 8,000 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0.1 और उसका एरिया कितना है 8 इंटू 10⁻³ -3. तो एक कुछ आ गया आपका, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए और ये हो गया 800 मतलब 100 बचा और 10⁵ और आ जाएगा. तो बेसिकली जो फाइनल प्रेशर है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसा. एक वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ओरिजिनली कितना है V1 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर. फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें और जोड़ दो, खिसका होगा ना थोड़ा सा, कितना एरिया इंटू एक्स तो 2.4. एरिया का वैल्यू कितना है इसका 8 इंटू 10⁻³ मतलब इसके बाद प्लस 8 इंटू 10⁻³ एरिया और जो लेंथ होगा उसमें कुछ कितना खिसका था 0.1 तो 0.1 कर लीजिए. तो इसको जब 10⁻³ को ऐसे ही छोड़ दो और 8 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.8 हो जाएगा और 2.4 इन दोनों को ऐड करेंगे 2.4 और 2.4 प्लस 0.8 तो कितना हो जाएगा 3.2. तो ये आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. ये आ गया फाइनल वॉल्यूम. तो देखिए हमारे पास दो स्टेट में है, एक P1 है P2 है, V1 है V2 है. T1 इस 300 केल्विन. ओरिजिनली कितना था इसका टेम्परेचर 300 केल्विन और जब हीट करने के बाद 0.1 हो रहा है तो उसके चलते टेम्परेचर कितना बढ़ा वही निकालना है. तो T1 तो T2 इक्वल टू दैट मच और सब कुछ हमें गिवन है. तो किस बात की कमी है आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइए उसको निकाल लेते हैं. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों PV इक्वल टू nRT. तो यहाँ से हम PV/T सब कुछ चेंज हो रहा है, nR तो कांस्टेंट है तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 ऐसा. तो P1 कितना है 10⁵, V1 कितना था 2.4 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर ओरिजिनल कितना है 300. फाइनल प्रेशर कितना हो गया था 2 इंटू 10⁻⁵. फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया था 3.2 इंटू 10⁻³ तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है T2. तो 10⁵ 10⁵ कैंसिल हो गया, 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, 4 जा और ये 3 जा. तो T2 का जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8
इंटू 300/3, तो T2 का जो वैल्यू आएगा कुछ 800 केल्विन। तो जितना इसको हीट करने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर T2। तो ये देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको कितनी बार मिल जाएगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जो स्प्रिंग के साथ मैकेनिक्स के साथ जोड़ दिया कि स्प्रिंग इसके साथ हो रहा तो फोर्स कितना लगा, तो जो प्रेशर का जो खेल था वो उसको बदल कर यहाँ से कर दिया। तो आपको बस ये सोचना था कि प्रेशर अभी इतना है, अब कितना होगा, दोनों को क्लब किया, आंसर घर लेकर चले गए। तो बस समझ में आया होगा। तो आया तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा कि assume that the temperature of the remain essentially constant in the upper part of the atmosphere. Obtain the expression for the variation of pressure in the upper atmosphere with height. तो आपको जैसे पता होगा कि जैसे जैसे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर थिनर होते जाता है और प्रेशर कम होने लगता है। मतलब आप मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर है और आप h हाइट पर ऊपर आप जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा हाइट अगर आप बढ़ते हो यहाँ से तो DH, तो उसमें प्रेशर में ड्रॉप आएगा, वो कितना होगा dP इक्वल टू, जैसे H ρg होता था इसमें हमने देखा था, क्योंकि एयर भी हमारा कैसा है फ्लूइड जैसा है, तो P इक्वल टू H ρg, तो dP जो चेंज होगा उसके चलते निगेटिव यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर घट रहा है, ρg DH, इस तरह का कुछ होगा बात। अब इसमें से हमें क्या करना है कि प्रेशर का वेरिएशन, लेकिन डेंसिटी देखें वो बदल रहा होगा। टेम्परेचर ऑल दो कांस्टेंट है, लेकिन हम जैसे वहाँ पर हम कर रहे थे, वहाँ पर मतलब कि जो आपको बताया जा रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स में कि बताया कि वहाँ पर जब आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ तो एटमॉस्फेरिक आपका कहाँ तक, एटमॉस्फेयर आपका कहाँ तक होगा, और उसमें बोलता था कि डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट है। अभी क्या बोला कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, डेंसिटी के बारे में नहीं बताया, तो इसका मतलब डेंसिटी बदलेगा, है ना। और ऐसे भी आप देखो कि एयर डेंसर यहाँ पर ज़्यादा है, आप इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं, मतलब एयर आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो आपको दिक्कत होता है ना सांस लेने में, तो हवा ही गायब है, तो डेंसिटी ही नहीं है, मतलब हवा ही नहीं है तो डेंसिटी अपने आप कम होगा। तो वो कैसे कनेक्ट होगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन पॉकेट से निकालिए, ये आपकी हेल्प करेगा। तो PV इक्वल टू nRT, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास RT ऐसा होगा PV में। तो P वॉल्यूम की जगह पर हम यहाँ से आप चाहें तो m को इधर भेज दीजिए, तो मास अपॉन वॉल्यूम RT, तो PM रो RT हो जाएगा क्या। तो डेंसिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PM/RT। तो डेंसिटी का वैल्यू है, आप से इसको रख दें तो वहाँ से आपको क्या होगा कि P वाला भी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से dP/P इक्वल टू mRT DH। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आपको H इक्वल टू 0 है तो P0 कह सकते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं तो आप 0 भी इसका P0 ठीक है। और एट एनी पॉइंट P पर, हाइट पर P है, तो जब उसका करेंगे dP/P का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln P। तो ln P का मतलब कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln P/P0 और इक्वल टू, ये निगेटिव अभी यहीं पर है, गया नहीं है, mRT DH का करेंगे 0 to H, तो आपका मिल जाएगा -mH/RT। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, P इक्वल टू P0, मतलब ऐसा पहले तो लॉग को आप ओपन करेंगे तो ये तो आपको समझ में आता है, डायरेक्ट लिख दूंगा तो हो सकता है कम समझ में आए। P0 तो e रेज टू दी पावर हो जाएगा सब ये सब, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 e रेज टू दी पावर mH/RT। तो m उसका मॉलिक्यूलर मास है, जैसा क्वेश्चन का गिवन है, मीन मॉलिक्यूलर वेट या जैसा भी आप कह सकते हैं, H और RT आपका वहाँ से मिल जाएगा। तो प्रेशर कुछ ऐसे वैरी करेगा। और इसमें एक चीज़ का कुछ कमी लग रहा है, वो कमी क्या है कि G कहीं नहीं दिख रहा है,
फाइनल आंसर में जी दिखना चाहिए था, क्योंकि जी यहाँ पर था ना। अच्छा, इस स्टेप में आने से देखो जी निकल गया, तो जी ऐसा होगा एक जी mgh। तो P इक्वल टू पी नॉट ई रेस्ट पावर mgh अपॉन RT, तो इसका ही होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायब है, अच्छा यहाँ से नया स्टार्ट होगा फिर। और हाँ देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ L इज क्लोज्ड एट द बोथ एंड contained in the ideal gas in the molecular weight W. The tube is rotated in the constant angular velocity omega about the vertical axis passing through the n ends. So assuming the temperature to be uniform and constant, मतलब uniform है, so that P2 is equal to P1 e raised to the power m omega square L square by 2R2, where P2 P1 is the denoted the pressure at the free end and fixed and the fixed end respectively, free end और fixed end। मतलब कि ऐसा कह रहा है, एक ट्यूब है ऐसा और इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर दिया ओमेगा, यही कह रहा है। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका लेंथ पूरे का L है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का x है, तो ये छोटा सा पार्ट dx होगा, यही होगा। ठीक है, तो हम उसमें मानते हैं कि जो dx पार्ट है तो उसका मास dm होगा, मास ऑफ dx पार्ट भी dm। तो जब वो घूम रहा होगा तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स यही लगेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं। और जितना प्रेशर एग्जर्ट किया, एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट किया, तो सपोज वहाँ का उस समय का प्रेशर P होगा और उसका एरिया A, और इसके चलते dx पार्ट अगर कर रहा होगा तो dv मतलब हो रहा होगा P इंटू डी अगर करेंगे तो नहीं, वो dv नहीं, इसमें तो हमें फोर्स निकालना है ना। तो पहले देखते हैं कि इस पर जो मास अगर dm उसका है तो dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो प्रेशर के साथ अगर आ रहा होगा, मतलब कि जितना भी प्रेशर है इंटू एरिया A, ऐसा ही हुआ होगा कुछ। मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उस समय का P हो और उसमें एरिया अगर करेंगे तो डी ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए कि इस DM को कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम PV इक्वल टू nRT से सोचें कि ऐसा होगा, तो आइसोथर्मल है तो nRT ऐसा, और टेम्परेचर n का वैल्यू कुछ मॉलिक्यूलर मास गिवन है। ठीक है, तो इसमें उसका अगर मास अगर उस समय का नंबर ऑफ मोल्स dm अपॉन कैपिटल मास m कर दें तो RT हो जाएगा। P डेल्टा V नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा उतने पार्ट का बच्चों, एरिया इंटू dx, है ना। तो हमारा वहाँ से dm का वैल्यू मिल जाएगा क्या, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल dm इक्वल टू ए पी ए एम बाई आर टी डी एक्स। इस dm का वैल्यू लेकर और जो इक्वेशन था यहाँ सॉल्व कर दिया जाए, तो देखिए वहाँ पर जब पुट करते हैं तो क्या क्या मिल रहा है, पी ए, अच्छा ये जो प्रेशर जो हुआ तो इसके जगह पर आप मतलब कि प्रेशर A इंटू ए मतलब dm है, तो इसीलिए उसका dp पार्ट पोर्शन होना चाहिए था, dp प्रेशर टाइम्स ऑफ एरिया तब होगा। तो यहाँ से अगर हम dp और इसके जगह पर एरिया लिख लें, इंटू एरिया, और dm के जगह पर लिख दे ये सब पी ए एम, है ना, आर टी, ये तो उसके लिए ध्यान से देखिए कोई छूटे ना, और dx वो तो रहेगा ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब इस चीज़ को लाकर यहाँ पर भर दिया। तो उसमें क्या होगा बच्चों, ये से तो ये अपने घर गए और dp को इधर लेकर आ जाइए, यही तो हमें चाहिए था, मतलब ये प्रूफ करता था ना p पे, तो उस p को इस तरफ लेकर आ गए और यहाँ से हमें क्या मिल गया, m ओमेगा स्क्वायर ओवर आर टी, और यहाँ से x dx।
अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको 0 टू L, तो जब वो फ्री एंड है यहाँ पर 0, तो उस समय का वैल्यू क्या बोल रखा था उसका, P1 है ना। तो ये हो गया P1 और अपर लिमिट जब उस छोर पे, इस छोर का प्रेशर बता रहा, फ्री एंड का प्रेशर है P2। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट में P2 डाल दें क्या, तो यहाँ से ln P होगा, तो यहाँ से ln P2 बाई P1 हो जाएगा और बाकी का x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर, तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ln P2 बाई P1 आ जाएगा। उसको अगर करेंगे तो, और यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर ओवर RT, और वहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे x dx, तो L एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना था, 0 टू L। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 0 टू L है तो L स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया L स्क्वायर बाई 2। तो जब P2 का यहाँ से वैल्यू लिखेंगे P2 बाई P1, e रेज टू दी पावर m ओमेगा स्क्वायर 2RT इंटू L स्क्वायर, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 e m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ओवर 2RT। तो हमें यही प्रूफ करना था क्या, यही प्रूफ करना था। तो ये बात समझ में आया तो इसको फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। कर ए बैरोमीटर इज ट्यूब इज कंटेन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर इन द स्पेस above the mercury column. It reads 70 centimeter when the actual atmospheric pressure is 76 centimeter mercury. ठीक है, तो 76 centimeter of mercury. The saturation vapor pressure is at room temperature is 1 centimeter. So the tube is now lowered to the reservoir till the space is above the mercury column is reduced to half of its original volume. ठीक है, find the reading of the barometer assuming that the temperature remain constant. देखो यहाँ पर मन में पहले धीरे धीरे आराम से इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखो, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बैरोमीटर है कंटेन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर इज स्पेस अबव द मर्क्यूरी। इट रीड 70 सेंटीमीटर व्हेन एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या है कि अगर 76 सेंटीमीटर एक्चुअल में है और 70 सेंटीमीटर है, तो मतलब कुछ वहाँ पर एयर भरा हुआ है। तो अभी क्या कह सकते हैं कि एयर प्लस वाटर वेपर इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं कि 76 माइनस 70, सो 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। तो उसमें से अगर हम वाटर वेपर सैचुरेट अगर हो रहा है, वहाँ पर यही बोला द सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज 1 सेंटीमीटर। तो एयर का कितना होगा एक्चुअल में, तो 6 माइनस 1, तो 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा कर सकते हैं। सो नाउ ट्यूब इज लेयर इन द reservoir till the space is above the mercury column is reduced to half of original volume. तो अभी जैसे 5 था तो और रिड्यूस होकर और नीचे आ जाए तो एयर उसमें से कितना भर जाएगा, 10 सेंटीमीटर है ना। मतलब कि अगर वो मर्करी कॉलम अगर नीचे की तरफ जाए, पहले 5 सेंटीमीटर तक का था और यहाँ पर कुछ फिल था, और फिर रेजिवियर में इसको अगर डालते हैं तो फिर और स्पेस वो खाली कर दे रहा है, वो 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो कर कि फाइंड द रीडिंग इन द बैरोमीटर। तो फाइनल रीडिंग क्या होगा, वाटर वेपर तो कहीं गया नहीं, उसी के अंदर है। तो इसमें क्या होगा कि 2 × 5 + 1, तो 11 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको करना। फाइंड द मास ऑफ द वाटर वेपर पर क्यूबिक मीटर ऑफ द एयर एट टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द 50%। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज 300 केल्विन इज 3.6 किलो पास्कल एंड द गैस कांस्टेंट इज आर दिस मच। सो PV इक्वल टू nRT अगर करते हैं और मास हमें निकालना है, तो क्योंकि
3.6 किलो पास्कल गिवन है। वॉल्यूम, फाइंड द मास ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब है, एन गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वैसे ही कर सकते हैं, तो वाटर का वेपर प्रेशर 18 हो जाएगा, 8.314, टेम्परेचर इज 300, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 18, 8.314 इज 300, तो एक जीरो यहाँ से ऐसा निकल गया, यहाँ से हो गया 6, तो 216 अपॉन 8.314। तो अभी क्या कर रहा है कि इसमें 50% तक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, तो आप उसका जो मास अगर आप देखेंगे कि वाटर वेपर का, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50 कर दीजिएगा, मास ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू 216/8.314 इंटू 0.5, तो इतना ग्राम आपका मिलकर आ जाएगा। एक ग्राम में है, क्योंकि जो वेट होता है मास इन ग्राम होता है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, बेकार है। हाँ, ये देखिएगा कि वेसल कंटेनिंग द वाटर इज पुट इन अ ड्राई सील्ड रूम of the volume of 76 meter cube at the temperature of 15 degree centigrade. The saturation vapor pressure of the water is at 15 degree centigrade is the 15 millimeter of mercury. So how much water will be the evaporate? Will be the evaporate before the, how much water will evaporate? Will evaporate before the water is in equilibrium with the vapor. ठीक है, तो a vessel containing the water is put in the dry sealed room, तो वहाँ पर जाके भर दे रहा है, तो और उस समय वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। द सैचुरेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 15 मिलीमीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेशर वो कितना रख रखा है, 15 मिलीमीटर का मतलब, तो H0G है, तो 15 मिलीमीटर 10⁻³ 13,600 इंटू G 10, ऐसा, सो 15 इंटू 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये ऐसा होगा। तो उसमें क्या है कि बोल रहा है कि हाउ मच वाटर विल बी एवपोरेट, तो कुछ भी हम पानी अगर रखें तो उसके साथ वो टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा, तो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और तो वॉल्यूम 76 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसा लगा दें PV इक्वल टू NRT कर लें, है ना, तो वो चीज़ हमें कुछ वहाँ से मिल सकता है। प्रेशर की जगह पर इतना रख लें, 15 इंटू 136, वॉल्यूम की जगह पे 76, और नंबर ऑफ मोल्स को यानी छोड़ देते हैं 8.314, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 + 15, तो कितना हो जाएगा, 288। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। वंस भी नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें मिल जाए यहाँ से, तो 15 इंटू 136 इंटू 76 अपॉन 8.314 इंटू 288, इतना मोल हो गया। तो वेट इन ग्राम अगर आपको निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा ना इस नंबर ऑफ मोल में, तो 15 इंटू 136 इंटू 76 अपॉन 8.314 इज 288। तो इसको थोड़ा कैलकुलेटर का अपना हेल्प करिए और थोड़ा उसका यूज़ करिए, वो बताएगा कि कितना है कितना नहीं। ठीक है बच्चों, किया इसका कैलकुलेशन, तो आपको मिलेगा कुछ 1140 ग्राम, जिसको केजी में करेंगे तो 1.14 kg इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे कूलर वूलर वाला समय देखते हैं ना, जब आप कूलर में पानी भरते हैं और वो चलते रहता है तो इवेपोरेट होता है, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर बातें हो रहा होगा। तो 1.14 kg ऐसा इसमें निकल रहा है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कर रहा है कि जार कंटेन द गैस एंड द फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1।
तो पहले तो एक जार बना लिया जाए, सिलेंड्रिकल ही बना लेते हैं। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस तरह का है। द प्रेशर ऑफ द जार इज 830 मिलीमीटर। ऑफ Hg, और यहाँ का कुछ टेम्परेचर T1 है, T1 है। फिर क्या करें कि द प्रेशर ऑफ द जार इज 830 मिलीमीटर, द टेम्परेचर ऑफ द जार इज रिड्यूस्ड बाई 1%। तो नया टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू 0.99, क्योंकि 1% रिड्यूस हो रहा तो बचे कितना, 99%, तो 0.99। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज ऑफ द वाटर इज द टू एट टेम्परेचर आर 30 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर। तो ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में जो सैचुरेशन वाला है उस पर 30 मिलीमीटर ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें कितना है, 800। मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है आपका P1 उस समय का 800, तो P2 अगर इसमें से देखेंगे तो भी कितना हो जाएगा, क्योंकि और तो वॉल्यूम तो फिक्स है, प्रेशर और टेम्परेचर ही आपस में बदल रहे हैं, और सील्ड है ना, जार है, और उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब क्या होगा, तो फ्यू ड्रॉप है तो उसके चलते तो उसका वॉल्यूम जितना मतलब कवर करना होगा कर ही लेगा। तो मतलब मान लेते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और एनआर तो कांस्टेंट होता ही है, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी से अगर देखेंगे तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो P2 को जो आप निकालेंगे तो जो T2 का वैल्यू होगा वही होगा, तो 0.99 इंटू 800 ऐसा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 और फिर वहाँ से कितना आ जाएगा 792। तो 792 mm ऑफ Hg होगा, और उस समय उसका कितना रीडिंग होगा, क्योंकि 25 मिलीमीटर उसका सैचुरेशन पॉइंट है। सो द रीडिंग विल बी, so the new pressure will be in jar is equal to 792 plus 25, 817 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ द 1 लीटर मॉइस्ट एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन बैरोमीटर रीड द 753.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड ड्यू पॉइंट इज 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस एंड डेंसिटी ऑफ द एयर एट STP इज दैट ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर ऑफ द STP इज दैट मच। तो कौन सा कोडिंग में लिखा है भाई, ये कार सा ए एसओ कुछ कोडिंग लिख दिया है क्या। कैलकुलेट द मास ऑफ द लीटर ऑफ द मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो डेटा एक बार चेक करता हूँ और क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ मॉइस्ट एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द बैरोमीटर रीच द 753.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी and the dew point 16.1. The saturation vapor pressure of the water is 16.1 degree centigrade, 13.6 millimeter of mercury. So density of air is that much, density of the saturated water is that much. तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डेंसिटी चेक कर लेते हैं कि वो कितना है। तो PV इक्वल टू nRT, तो और वो कितना था 13.6 मिलीमीटर। तो आया PV इक्वल टू, यहाँ से हम बोलते थे कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास RT, तो PM ओवर रो RT। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, PM बाई RT। तो इसमें अगर सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, तो P का वैल्यू कुछ कितना था
13.6 मिलीमीटर। प्रेशर उसके चलते सैचुरेशन में कितना है, मास उसका 18 है और आर का वैल्यू 8.314 है और टेम्परेचर 300 है। तो इसको सब कुछ को कैलकुलेट करने पे, हाँ, और उसमें डेंसिटी 13.6 है, तो भी तो प्रेशर खाली इतना नहीं लिखना पड़ेगा ना, 13,600 इंटू 9.8 वो भी करना पड़ेगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कुछ 13.1 आएगा kg पर मीटर क्यूब, ऐसा। तो ठीक है, क्योंकि एम के सिस्टम में सब है ही है। तो 1 लीटर के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ तो 0.013, ऐसा इतना kg आया। तो ये क्या हुआ कि अभी केवल सैचुरेशन वाले के लिए आया, जैसे उसमें सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस, तो इस प्रेशर के चलते अभी आया। अभी क्या है कि अगर वहाँ से इसको एक्चुअल में जो 7 मतलब कि वो मिलीमीटर जो गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको अगर देखें तो मतलब डेंसिटी के उसका मास आया। तो हमें क्या करना है कि इसका जो प्रेशर है या एक तरह से कहिए कि वहाँ का डेंसिटी क्या चेंज हो रहा है जब वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तब उसके लिए मतलब ऐसा कुछ करने वाले कि ρ1/ρ2 इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका क्वाइट है ही नहीं, मतलब आप वहाँ से देखिएगा तो Pm/RT है, तो m और r तो दोनों में कांस्टेंट है, तो वहाँ से P1/T1 अपॉन P2/T2 यही होगा, है ना। और उसका एक तरह से हमें डेंसिटी गिवन है, ये कुछ 0.01293 ग्राम STP कंडीशन पे। ठीक है, तो वहाँ से इसका ρ1/ρ2 प्रेशर इसमें क्या हो रहा है कि 753.6 है, और जब उसका यहाँ का प्रेशर मरकरी का 13.6 है, तो 753.6 माइनस 13.6 करेंगे तो 740 आ जाएगा mm ऑफ Hg। तो इसका जो प्रेशर होगा 740 और टेम्परेचर आपका 300, P2 760, 180 m प्रेशर के लिए होता ही है, और T2 के जगह पर 273, ऐसा। तो ρ1/ρ2 इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा कुछ 740 कुछ जा रहा 74, 273, 300, तो ρ2 का वैल्यू आ जाएगा जो रो उसका है 0.00123 इस 300 अपॉन 273 इंटू 76/74, तो ये आपका डेंसिटी आ जाएगा। और उसमें जब 1 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, तो इसका इन दोनों का जो मास आया था, मतलब कि ये मास m1 एक कुछ टेम्परेचर पर मतलब सैचुरेशन के चलते और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, अच्छा सॉरी 300 केल्विन पे या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें चलते हैं। कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ मॉइस्ट एयर है, फिर से उसको भी रिपीट कर दिया। देखिए इसमें है ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लिया हूँ बच्चों। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज द सेम फॉर द मॉलिक्यूल्स इन ऑल गैसेस एट गिवन टेम्परेचर, स्पीड, मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। तो कह रहा कि कौन सा पैरामीटर जो होता है कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स के लिए गिवन टेम्परेचर पे सेम होता है। तो स्पीड का जैसा हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है कि √RT/m ऐसा कुछ रहता है, या गामा टाइम्स ऐसा होता है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, तो ये तो नहीं हो सकता। मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डेंसिटी के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। मोमेंटम तो वेलोसिटी नहीं है, मतलब कि स्पीड नहीं है, तो फिर तो वो भी नहीं होगा, मोमेंटम भी नहीं होगा। तो बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एकदम कांस्टेंट होगा गिवन टेम्परेचर के लिए, तो इसलिए हम इसको डी ऑप्शन मानेंगे। करेक्ट, गैस इज ऑब्वियस द मोर क्लोजली एज द आइडियल गैस। हाँ, मैंने अक्सर बताता हूँ बच्चों कि आइडियल गैस जो आपका होता है वो कहाँ पर होल्ड करता है,
उसका डेंसिटी शुड बी लो होना चाहिए। डेंसिटी इसका लो होना चाहिए से क्या मतलब है कि उसका डेंसिटी लो होना चाहिए, तो उसका मतलब लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये कई बार आपको बताया हूँ। लो प्रेशर का मतलब कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अंतिम और आखिरी इच्छा क्या होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहें, मतलब पास पास ना रहें, कि डेंसिटी उसका ज़्यादा ना बढ़े। इसीलिए तो लो प्रेशर होगा तभी तो दूर दूर रहेंगे। अब हाई प्रेशर करके सोचो तो स्क्विज कर मतलब बहुत पास पास आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई लो प्रेशर होना चाहिए एंड हाई टेम्परेचर और होना चाहिए। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऐसा। फिर करा कि नेक्स्ट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन द रिटन बाई P इक्वल टू 37 हियर इज है P इज 37 हियर। नहीं गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, वो उसमें गड़बड़ है। यहाँ पर होना चाहिए था P इक्वल टू 2E/3V, ऐसा। तो E क्या होता है, तो E आपको बताया था मैंने, जब आपको बताया था कि P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर जैसा कुछ होता है RMS स्पीड का, और E काइनेटिक एनर्जी हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसमें PV का मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ से 2/3 K लिख ले जाते थे। ये मेन फार्मूला था। इसी को ऐसे करके सोचिए तो आपको, या P को सिंपली इधर ही भेज दीजिए तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ऐसा। तो ये है। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन द एनर्जी ऑफ द गिवन टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। अभी इसके पीछे देखा था कि जो गिवन टेम्परेचर पे था तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता था, तो एनर्जी है तो क्या होगा, खाली और खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द मैक्सिमम RMS स्पीड एट गिवन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर VRMS जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो डेंसिटी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास भी होता है। तो इसमें जितना जो ज़्यादा लाइटर होगा उसका VRMS स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे कम छोटा कौन सा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, या मॉलिक्यूलर में 32 देख लेंगे, नाइट्रोजन 28, कार्बन डाइऑक्साइड 44, इसका 2। तो जितना कम होगा उसका ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन हैविंग द मैक्सिमम RMS स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इन द फिगर द शोज द ग्राफ ऑफ द प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। सो प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ना, तो P V इक्वल टू क्या होता था बच्चों, nRT। तो PV गिवन वेट अपॉन मोलर मास RT। सो P मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो रो बाई M RT। तो ऐसा, तो मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट होगा किसी के लिए भी, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रो, इस तरह का। तो उससे हमें ये पहचानने के लिए मिला। और ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो रहा है, तो टेम्परेचर इसका मस्ट भी कांस्टेंट है। तो हमें ये रिलेशन देखना था कि P रो RT/M। अगर इसको अगर बताना होता तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ से अभी क्या हो रहा है कि P इक्वल टू रो M RT। तो वहाँ से रो तो कांस्टेंट हो गया, R और M तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो P और T में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो जिसका जितना ज़्यादा P होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ऐसा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा। ठीक है। अभी देखिए दूसरा एक, द मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू
1/√t, ये तो आपको पहले ही दिखा दिया था ऐसा। इसमें कह रहा है कि सपोज द कंटेनर इज एवोकेटेड टू द लिव द जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन इट, और एक मॉलिक्यूल्स केवल बचा है, लेट वी ए एंड वी आर एम एस, तो इज द रिप्रेजेंट द एवरेज वे स्पीड। एवरेज स्पीड और वी आर एम एस इट रूट मीन स्क्वायर। अब एक से ज़्यादा हो तब तो हम उसका, आपको बताया था कि 1 2 3 अगर हो, मान लीजिए कि 1 था, 1 का स्क्वायर, एक का है 2 मीटर पर सेकेंड, एक का है 3 मीटर, तो इसको अपॉन 3 इक्वल टू करेंगे। अब एक का जितना जो भी मैग्नीट्यूड होगा मॉलिक्यूल्स का, तो वही उसका आरएमएस स्पीड भी होगा और वही उसका एवरेज स्पीड भी होगा। तो इसी चलते अगर एक मॉलिक्यूल्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वी आर एम एस और वी ए आपस में इक्वल होंगे। वी ए ऑल तो यहाँ पर मिसिंग है, तो वी ए इक्वल टू आर एम एस स्पीड। ठीक है, अब एक देखिए दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, आर एम एस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इज 500 मीटर पर सेकेंड, द आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर इज अबाउट। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि v1 बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मास होता है। तो आर एम एस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन के लिए है 500, और हाइड्रोजन का पता करना है। क्या हाइड्रोजन पता करना है, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 32, तो 500 V2 इज इक्वल टू 2/16 मतलब 1/4। तो यहाँ से V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 500 इज 2000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। The pressure of gas kept in isothermal container is 200 Pascal. If the half of the gas is removed from it, the pressure will be। हाँ, ये देखिए कमाल का क्वेश्चन है। आपको समय देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सोच सकते हैं तो सोचिए, पॉज कर लीजिए या जैसे भी करिए। ये आपको कमाल का क्वेश्चन मिला है। इसमें क्या कर रहा बच्चे, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट आइसोथर्मल कंटेनर इज 200 पास्कल इफ द हाफ द गैस इज रिमूव्ड। सो हाफ द गैस रिमूव का मतलब ये नहीं कि प्रेशर भी कम लगने लगेगा। आप ऐसे इमेजिन करके मतलब प्रेशर तो कम वहाँ पर होगा ही होगा। अगर ऐसा मत सोचिए कि वॉल्यूम कम हो जा रहा है, मतलब कि अगर कुछ हटा दिया तो कहेंगे कि अच्छा पी वी इक्वल टू, और आइसोथर्मल और उसमें बोल रखा है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हाफ अगर वॉल्यूम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर प्रेशर मतलब गैस मॉलिक्यूल, जैसे इस कमरे में जैसे 10 लोग हैं, तो कहीं भी आप बैठे हो, अगर खड़े ही हैं इस फ्लोर पे, तो कुछ तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। 50 लोग आ जाएं तो और प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना। तो लोग जब आते हैं तो प्रेशर या गैसेस मॉलिक्यूल्स जब होगा तब ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जब कम होगा तो प्रेशर भी लगना कम हो जाएगा। तो उसमें मत पड़िएगा, वहाँ पर वो क्या गया, गैस को रिमूव किया है, लेकिन जो उसका कंटेनर है द केप्ट इन आइसोथर्मल कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स्ड है। तो अभी गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएगा, तो प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है ऐसे 100 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि PV इक्वल टू nRT है, तो टेम्परेचर तो रिमेन कांस्टेंट बोल ही रहा है, वॉल्यूम उसका फिक्स है, R तो कांस्टेंट होता है। तो इस बार बचा नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एज वेल। तो अभी आप देखेंगे कि पहले P था, अब इसको P डैश कह लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स जैसे n था, अब कितना हो गया n/2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हाफ होगा तो अभी हाफ होगा ही होगा। तो P डैश का जो वैल्यू देखेंगे तो आपका आ जाएगा P/2। तो 200 किलो पास्कल था P डैश का वैल्यू, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 100 किलो पास्कल। तो समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, ये अगर समझ में आया तो इसको आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है,
कि द RMS स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज U, if the temperature of the double and the oxygen molecules dissociated into the oxygen atom, the RMS speed will be। तो इसमें देखिए दो बातें बोला है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई M, इसको क्लब कर सकते हैं। तो V1 बाई V2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, T1 बाई T2 इंटू M2 बाई M1, ऐसा। तो यहाँ से हम V1 बाई V2 अगर लिखते हैं और टेम्परेचर T1 बाई T2, तो डबल कर दे रहा है। तो पहले मान लीजिए T था, अब कितना हो गया 2T, यही ना। और पहले क्या था, O2 था, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ओरिजिन M1 इज 32। अब ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट हो जा रहा है। देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 होता है और ऑक्सीजन एटम तो वही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे 32 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा पहले वाले केस में। अब उसको क्या कर दे रहा है कि ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट हो जा रहा है, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और 16 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2, तो V1 बाई V2, तो V2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। तो पहले जो इस स्पीड से भाग रहा था उसके डबल स्पीड से भागने लगेगा। अब इसका मैं क्या करूँ, V√2 है, 20 है, 40 है, यहाँ पे V लिखना है, मतलब आप ऑप्शन में 2V लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। ये देखिए इसमें क्या कर रहा था, क्वांटिटी PV बाई KT रिप्रेजेंट द, देखिए इसमें K आपको पता है क्या, K क्या होता है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू nRT अगर करते हैं तो n मोल्स के लिए होता है ये पूरा इक्वेशन। तो PV इक्वल टू, अगर इसको n अपॉन n0 से डिवाइड कर दें RT, तो उसमें को n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 3 4 5 जितना भी होगा। तो R बाई n0 का जो वैल्यू होता है वही आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यू आप देखेंगे तो फिक्स होता है 1.3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बाकी का यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये K हो जाएगा, तो PV बाई KT स्मॉल KT, और यहाँ से जो एक नंबर आएगा, तो एक नंबर आ रहा है ना मोल्स और उसका कुछ चर्चा करने का, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। एक देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक लिया हूं, इसमें क्या कि 2 आइसोथर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 इज फिल्ड विद द एयर एंड टेम्परेचर T1 and T2। तो दो इंसुलेटेड पहले है, तो इसमें है 1 और इसमें है 2। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक में है T1 और एक में है T2, एक में है V1 एक में है V2 और दूसरा है P1 एंड P2। इस तरह का कुछ दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ द वॉल्व इज ज्वाइनिंग ऑफ द टू वेसल्स आर इज ओपेंड, ऐसे है, और थोड़ी देर के बाद खोल देते हैं। तो खोलने के बाद करा व्हाट विल बी द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसके पहले तो इसमें से कुछ n नंबर ऑफ मोल्स भी रहा होगा, तो इसको कह लेते हैं N1 और इसको कह लेते हैं N2। तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इस P1 V1 ओवर T1 R, और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इनका, P2 V2 R T2। तो जब यहाँ पर आ रहे होंगे तो उनका कुछ प्रेशर P हो जाएगा, मतलब कि एक तो कनेक्ट हो जाता है तो वैसे भी मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर जितना इसको जाना होगा वो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका प्रेशर P हो जाएगा और टेम्परेचर बोलो T हो जाएगा। तो उस समय का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, और वॉल्यूम तो दोनों का ऐड होकर V1 प्लस V2 बन ही जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P V1 प्लस V2 अपॉन RT, यही वाला टेम्परेचर चाहिए क्या हमें। तो एक चीज तो तय होगा कि N1 प्लस N2 मिलकर कितना होंगे, N के इक्वल होंगे, या N इक्वल टू N1 प्लस N2 तो आपका बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्यों ना इस बात को
लिख लिया जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी n की जगह पे लिख सकते हैं कि P V1 प्लस V2 ओवर आर टी इक्वल टू P1 V1 आर T1 प्लस P2 V2 आर T2, ऐसा होगा। तो T का वैल्यू हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा बनेगा, लिख लिया जाए P, लेकिन P भी हमें अभी नहीं पता तो उसकी जगह पे भी लिखना है। तो इसके अच्छा आइसोथर्मली है तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो पहले इसी को लिख लेते हैं कि P V1 V2 अगर होगा तो nRT, और यहाँ से आइसोथर्मली अगर है तो P1 V1 प्लस P2 V2 इसके इक्वल होगा। तो एक तरह से हमें P1 V1 का वैल्यू मिल गया। अच्छा, जो इक्वेशन हमने वहाँ पर लेकर आए थे वो क्या था बच्चों? P V1 प्लस V2 P V1 प्लस V2 बाई T, और यहाँ से P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। तो इसके जगह पे तो लिख लेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 T2 ऐसा होगा। तो इसके जगह पे T इक्वल टू हो जाएगा P V1 प्लस V2 T1 T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T2। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? P V1 V2 के जगह पर P1 V1 और P2 V2 T1 T2, और यह आ जाएगा आपका P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T2। तो इस तरह का आपका ये मिल जाएगा। तो इसमें बस आपको प्रैक्टिस इस तरह का करना है। भी मतलब एक तरह का जेई मेंस कह लीजिए, उसमें आ रखा है। जो AIEEE होता था वो मेंस ही होता था। तो वहाँ पर T1 T2 है, गैस वॉल्व से छोड़ा, मतलब आपको टेक्निक सिखाया जा रहा है कि N1 इतना है और N2 इतना है, दोनों मिलने के बाद इतना होंगे, तो फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व होगा और फिर इस तरह का कुछ खेल होगा। और जब होगा तो ऐसा हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग द मोनोटॉमिक गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0। ठीक है, कि एन इंसुलेटिंग कंटेनर है और कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर मास, तो कह रहा है कि फाइंड अ चेंज इन द टेम्परेचर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी अगर होगा एक मॉलिक्यूल्स का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v0 एक मॉलिक्यूल्स का है, और मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 m की जगह पर n m इंटू V0 स्क्वायर ऐसा। अब आपको पता होगा कि PV इक्वल टू nRT भी होता है, क्योंकि यहाँ पता है ऐसा। और चेंज इन टेम्परेचर के लिए ऐसा अगर हो रहा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम या कुछ इस तरह का हुआ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और PV में क्या रिलेशन था। अभी देखा था कि उसका PV इक्वल टू 2/3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता था। तो क्यों ना यहाँ पर लिख लिया जाए। तो PV इक्वल टू nRT है, तो इसको हम ऐसा लिख लें कि 2/3 इंटू 1/2 nm V0 स्क्वायर इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर मान लीजिए ऐसा। n से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m V0/3। तो डेल्टा T का वैल्यू कितना आ जाएगा? m V0 स्क्वायर ओवर 3r ऐसा। तो इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपके IIT में आ चुका है क्वेश्चन। तो ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने जितना कर सकते थे किया, ऑल दो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हैं, तो आप जाकर उसका ट्राई करिए तो आपसे मतलब बन ही जाएंगे मतलब। और इस तरह का जो क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया है वो मोस्टली क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।